हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डीएनए और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझेंगे। तो चलिए डीएनए द्विकुंडली की लंबाई से शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएनए द्विकुंडली की लंबाई को पता करने के लिए हम सभी क्षार युग्मों की संख्या को गुणा कर देते हैं दो क्षार युग्म के बीच की दूरी से। उदाहरण के लिए मनुष्य के क्षार युग्मों की संख्या होती है 6.6 गुणा 10 की पावर 9 बीपी यानी कि बेस पेयर, और इसको हम गुणा कर देंगे दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी से, जो कि होती है 0.34 गुणा 10 की पावर -9 मीटर पर बेस पेयर। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आपको लगभग 2.2 मीटर की लंबाई आएगी। अब इस डीएनए की लंबाई एक प्रारूपिक केंद्रक की लंबाई चौड़ाई से काफी अधिक है, जो कि लगभग होती है 10 की पावर -6 मीटर। अब ये डीएनए इस छोटे से केंद्रक में पैकेज कैसे होता है? अब असीम केंद्रिकी में स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बंधकर एक जगह पर स्थित होता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रकाभ। तो ये चीज़ आप सभी को याद रखनी है। और दोस्तों, डीएनए की पैकेजिंग ससीम केंद्रिकी में काफी जटिल होती है। जरा यहाँ पर देखिए, ये चित्र डीएनए को बहुत अच्छे से गुणसूत्र से जीन लेवल तक दिखा रहा है। यहाँ पर हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर यानी कि हिस्टोन अष्टक। और इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों ओर नेगेटिवली चार्ज डीएनए सटा होता है और इन दोनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलकर क्रोमैटिन बनाते हैं और ये क्रोमैटिन बाद में क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके डीएनए पैकेज हो जाता है। उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्राय प्रोटीन यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये बात आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों, अब क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। क्रोमैटिन को स्टेनिंग व्यवहार के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन गहरे रंग का दिखाई पड़ता है, जबकि यूक्रोमेटिन हल्के रंग का दिखाई पड़ता है। हेट्रोक्रोमेटिन काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और यूक्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली असक्रिय है, जबकि यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली सक्रिय है। और दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं, तो ये केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में ये यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, जो कि आपको गहरे रंग के थोड़े दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर यूक्रोमेटिन होते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और रूपांतरीय सिद्धांत को समझते हैं। अब दोस्तों, पुराने समय में कई सारे लोग पता लगा रहे थे कि कौन सा अणु आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये चीज हम यहाँ पर पता लगाएंगे। 1928 में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर काम कर रहे थे। ये एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया की बीमारी करता है। तो इनको पता चला कि कुछ कारकों की वजह से बैक्टीरियल प्रकार एक
इसका रूपांतरण हो जा रहा था बैक्टीरियल प्रकार 2 में। आइए अब देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। प्रयोग से पहले मैं आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 तरह के प्रभेदों से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं एस प्रभेद। ये जब इनको हमने ग्रो किया मीडिया के अंदर तो ये चिकनी चमकीली कॉलोनी दिखा रहे थे, तो इनको हमने नाम दिया है एस प्रभेद। और दोस्तों दूसरा था आर प्रभेद, जो कि सक्ष यानी कि रफ कॉलोनीज उत्पन्न कर रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो एस प्रभेद है वो विरुलेंट है, जिसका अर्थ है कि ये संक्रमण करता है। और आर प्रभेद अविरुलेंट है, जिसका मतलब है कि ये संक्रमण नहीं करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रयोग के समय पर ये बातें काम आएंगी। तो आइए देख लेते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया। उन्होंने एस प्रभेद लिया और इसको उन्होंने चूहे में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, चूहा मर जाता है, क्योंकि जो एस प्रभेद है वो विरुलेंट है, वो संक्रमण करती है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर प्रभेद लिया और इसको भी उन्होंने चूहे में डाल दिया। और इसके बाद क्या होता है कि चूहा जीवित रहता है, क्योंकि जो आर प्रभेद है वो अविरुलेंट है, वो संक्रमण नहीं करती है। फिर बाद में ग्रिफिथ ने एस प्रभेद को ताप से मृत किया और फिर इसको चूहे में स्थानांतरित कर दिया। और होता क्या है कि चूहा जीवित रहता है, क्योंकि ताप से ये जो एस प्रभेद है, जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं और वो संक्रमण नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ताप से मृत एस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ मिक्स कर दिया। और इसके बाद जो भी मिश्रण बनता है उसको उन्होंने चूहे में स्थानांतरित कर दिया और आश्चर्यपूर्ण चूहा मर जाता है। तो इस प्रयोग से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ तो है जो कि एस प्रभेद से आर प्रभेद में गया और उससे ये विरुलेंट बन गया। और दोस्तों उनको मरे हुए चूहे से पता है क्या मिला, उनको मरे हुए चूहे से एस प्रभेद मिला। और इस समय ये साबित हो गया था कि आर प्रभेद एस प्रभेद में रूपांतरित हो गया था। इसलिए इसे हम रूपांतरीय सिद्धांत कहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये रूपांतरण किसकी वजह से हो रहा था, लेकिन उन्होंने सुझाया कि आनुवंशिक पदार्थ की वजह से शायद ये रूपांतरण हो रहा है। और फिर बाद में 3 वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी, जो कि हैं ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने ताप से मृत एस प्रभेद से जीव रसायनों को निकाला, उनको प्योरीफाई किया। इससे फिर इन्होंने बताया कि एस प्रभेद के डीएनए की वजह से ही आर स्ट्रेन, जो कि अविरुलेंट था, वो विरुलेंट प्रभेद में बदल गया। और इन्होंने एक और बात बताई कि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएजेस और आरएनए पाचक एंजाइम जैसे कि आरएनएस, इनका रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो डीएनए पाचक एंजाइम होता है जैसे कि डीएनएस, अगर ये मौजूद था तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। फिर कुछ समय बाद 1952 में हर्शे और चेज आए और उन्होंने एक प्रयोग किया जिससे कि यह प्रमाणित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था। उनके इस प्रयोग को हम कहेंगे हर्शे चेज का प्रयोग। आइए अब देख लेते हैं कि इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था। इस प्रयोग में बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज को इस्तेमाल किया गया था, ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। फाज के आसपास डीएनए अणु होता है और प्रोटीन का आवरण होता है। जब बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं तब ये बैक्टीरिया की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं और अपना आनुवंशिक पदार्थ अंदर छोड़ देते हैं, प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है। प्रयोग के पहले भाग में बैक्टीरियोफाज को S35 लेबल्ड अमीनो एसिड वाले मीडियम में ग्रो किया गया था, जिससे जो भी बैक्टीरियोफाज उत्पन्न हुए उनमें S35 वाला प्रोटीन आवरण आ गया था और डीएनए कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था।
फिर इन फाजेस को बैक्टीरिया को संक्रमित करने दिया था, जिससे बाद में डीएनए अंदर चला जाता है और प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है। अब जो भी फाजेस इस डीएनए से उत्पन्न होते हैं वो कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। विगरस शेकिंग के बाद प्रोटीन कोड को हटा दिया जाता है। इस प्रयोग के दूसरे भाग में फाजेस को P32 लेबल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से लेबल किया गया था, जिससे कि सिर्फ डीएनए ही लेबल होता है और प्रोटीन कोड वैसा का वैसा ही रहता है। फिर इससे भी बैक्टीरिया को संक्रमित किया गया और देखा गया कि जिस डीएनए की वजह से अंदर फाजेस ग्रो हुए वो सारे P32 लेबल्ड थे। इससे ये निष्कर्ष निकला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है और प्रोटीन यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ नहीं था, और डीएनए से ही नए बैक्टीरियोफाजेस का निर्माण हो रहा है। तो ये था हर्शी चेस का प्रयोग, जिससे कि ये साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था। आइए दोस्तों, अब आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझ लेते हैं। ये बात मैं आपको बिंदुओं में समझाऊंगा, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस कोई भी आनुवंशिक पदार्थ करता है। इसे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। इनमें धीमे परिवर्तनों यानी कि उत्परिवर्तन की संभावना होती है, जो विकास के लिए आवश्यक है। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। इस वीडियो में हमने डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, रूपांतरीय सिद्धांत, हर्शी चेस का प्रयोग और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आरएनए संसार और डीएनए प्रतिकृति को समझेंगे। धन्यवाद।